गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर मोहम्मद रेहान, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, गवर्नमेंट कॉलेज रांची। आज मैं आप लोगों को अकाउंट्स का थ्योरी एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहा हूँ। चैप्टर का नाम है फाइनल अकाउंट्स विदाउट एडजस्टमेंट। और कल इसका मैंने एक वीडियो बनाया था जो लेक्चर 1 था। आज उसी को कंटिन्यू करूंगा। तो आप सभी स्टूडेंट इस वीडियो को देखिए, है ना, और कॉपी में देख कर उतारिए। चलिए, उतारना है। पहले लिखिए, आज का डेट लिखिए। आज का डेट क्या है? आज का डेट लिखिए। आज का डेट है 27/4/2022। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है अकाउंट्स। क्लास 11 का है। ठीक है। टॉपिक क्या है जिसको आज समझाएंगे? टॉपिक है फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट। विदाउट एडजस्टमेंट। विदाउट एडजस्टमेंट। और लेक्चर 2 है। ठीक है। आप लोग अब लिखना स्टार्ट कीजिए। और ये लेक्चर 2 है। लेक्चर 1 किए थे इस चैप्टर का, और ये लेक्चर 2 है ना। तो कल मैंने कुछ ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में बताया था, और ट्रेडिंग अकाउंट बनाने से आपको मालूम ही है कि क्या क्या बात की जानकारी होती है। या ग्रॉस प्रॉफिट मालूम है होता है, या ग्रॉस लॉस। ठीक है ना। ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट बनाने से किस बात की जानकारी होती है? ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। ठीक है। चलिए, थोड़ा ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला लिख देते हैं आप लोग को, चूंकि इस फॉर्मूला से क्वेश्चन आएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है फॉर्मूला इस तरह से। चलिए, ग्रॉस प्रॉफिट, है ना। ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो द पर्पस फॉर विच द ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड इज प्राइमरी टू ascertain द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, है ना। ग्रॉस या ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस को जानने के लिए बनाया जाता है ट्रेडिंग अकाउंट। तो ग्रॉस प्रॉफिट का क्या डिफिनेशन है? पहले ग्रॉस प्रॉफिट लिखते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट, सकल लाभ। ठीक है। ग्रॉस लॉस, ग्रॉस इसको लिखिए। ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस।
तो लिख दिए ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, है ना, ये क्या होता है। चलिए हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा, तो ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस जो है यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस is the difference between sale proceeds and the cost of goods sold। ये हो गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सेल प्रोसीड्स एंड द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है ना। अभी मैं इसको लिखिए ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस के बारे में लिखिए, तो ये बात हो गया। चलिए ये बात हो गया, इसको लिख लीजिए। और इसके बाद देखिए आप ग्रॉस प्रॉफिट का डिफिनेशन, ग्रॉस लॉस को अलग अलग कर देंगे। ग्रॉस प्रॉफिट जो है, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट जो है, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ नीचे, आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट is the difference, difference is the difference, gross profit is the difference between the sales revenue and the cost of sales। Gross profit is the difference between the sales revenue, sales revenue, sales revenue को क्या कहते हैं, सेल्स प्रोसीड्स, ठीक है, and the cost of sales, and the cost of sales, है ना। कॉस्ट ऑफ सेल्स को आप ऐसे लिख सकते हो, कॉस्ट ऑफ लिखा है ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, हम कह सकते हैं कि ठीक है, दस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्रोसीड्स, सेल सेल प्रोसीड्स माइनस कॉस्ट ऑफ, तो ये हुआ फॉर्मूला। और ग्रॉस प्रॉफिट को और दूसरे नामों से भी जाना जाता है, इसको लिखिए, ग्रॉस प्रॉफिट को दूसरा नाम से क्या जाना जाता है, तो ग्रॉस प्रॉफिट is also called as gross margin, as gross margin, gross, इस तरह से आपको मैंने बताया ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस के बारे में, ठीक है। तो अभी देखिए मैं इसको अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, ठीक है, इसको अंडरलाइन कर दे रहा हूँ,
इसको अंडरलाइन कर दूं। ये हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। ग्रॉस प्रॉफिट इज आल्सो कॉल्ड एज ग्रॉस मार्जिन। चलिए अब है ग्रॉस लॉस के बारे में लिख लीजिए। इसको लिख लीजिए, अब इसको मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए अब ग्रॉस लॉस को लिखिए, ग्रॉस प्रॉफिट को लिखिए, ग्रॉस लॉस। ग्रॉस लॉस देखिए, ग्रॉस लॉस क्या होता है? ग्रॉस लॉस, ग्रॉस लॉस क्या है? ग्रॉस लॉस, ठीक है, ग्रॉस लॉस यहाँ लिखते हैं। ग्रॉस लॉस is the excess of cost of goods over sale proceeds, PROC double ED proceeds। Thus loss is equal to, स्टूडेंट, loss is equal to loss बराबर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अमाउंट ज्यादा हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड माइनस सेल हो गया। फॉर्मूला आपका कॉस्ट ग्रॉस लॉस का फॉर्मूला, इसको मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। ग्रॉस लॉस का ये फॉर्मूला है, यानी कि ग्रॉस लॉस जो होगा कब, जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अमाउंट ज्यादा हो जाएगा और सेल प्रोसीड्स का अमाउंट कम होगा, तो ग्रॉस लॉस कहलाएगा। दूसरा बात है कि ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में तो मैंने बता दिया था कि ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो एक नॉमिनल अकाउंट है ना। ट्रेडिंग अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, और ट्रेडिंग अकाउंट जो है फर्स्ट स्टेज है फाइनल अकाउंट बनाने का। सबसे पहला स्टेज है ट्रेडिंग अकाउंट, और ट्रेडिंग अकाउंट में क्या रिकॉर्ड करते हैं? डायरेक्ट कॉस्ट, है ना। अगर कोई तुमसे पूछ देगा फीचर्स ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, अगर मान लो पूछ देता है तो क्या बताओगे? ट्रेडिंग अकाउंट का कोई फीचर्स पूछ देगा तो बताओगे ना ट्रेडिंग अकाउंट का क्या फीचर्स। मैं यहाँ पर एक छोटा छोटा पॉइंट लिख दे रहा हूँ, आपको याद होना चाहिए। फीचर्स, फीचर्स ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट, फीचर्स ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट क्या फीचर्स होता है बता दीजिए। सबसे पहला फीचर जो है, सबसे पहला क्या है कि ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो एक नॉमिनल अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो नॉमिनल अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट, इससे ऑब्जेक्टिव जरूर देगा। ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो एक नॉमिनल अकाउंट है, सबसे पहला बात। ट्रेडिंग अकाउंट क्या है? नॉमिनल अकाउंट। दूसरा जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है कि इट रिकॉर्ड्स, ट्रेडिंग अकाउंट रिकॉर्ड्स, ट्रेडिंग अकाउंट रिकॉर्ड्स, इसको भी ध्यान देना है। डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट। ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो डायरेक्ट कॉस्ट को रिकॉर्ड करता है। डायरेक्ट कॉस्ट सोल्ड एंड सेल्स, ये सबसे कैरेक्टरिस्टिक्स है। और कर सकते हो ट्रेडिंग अकाउंट जो है, ट्रेडिंग तीसरा स्टेज जो है ट्रेडिंग अकाउंट, है ना। ट्रेडिंग अकाउंट जो है द फर्स्ट स्टेज
the first stage in the preparation, PREPARATION, preparation of final account, ठीक है, of a trading concern। फाइनल अकाउंट का सबसे पहला स्टेज है TRADING, ट्रेडिंग कंसर्न, है ना, याद रखिएगा। दूसरा बात है ट्रेडिंग अकाउंट बनाने से क्या मालूम होता है, और the balance of this account, the balance of account shows gross profit or loss, SHOWS, क्या बता, shows SHOWS, shows gross profit और लॉस, और ग्रॉस लॉस, याद रखिएगा GRO, इससे ऑब्जेक्टिव आएगा ग्रॉस लॉस। लेक्चर 1 में मैंने लिखा है ऑब्जेक्टिव इससे, है ना। तो चलिए मैं अब आपको मिटाता, यहाँ पर मिटा दे रहे हैं। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया। और जो ट्रेडिंग अकाउंट का जो पांचवा एक और कंसेप्ट है, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस जो आता है उसको कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं हम लोग, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखिए, दी बैलेंस of this account बैलेंस, इसका जो ट्रेडिंग अकाउंट का जो बैलेंस है ये होगा ना, क्या मालूम होता है, इस ट्रेडिंग अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो क्या बताता है, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, है ना। क्या बताता है, ग्रॉस प्रॉफिट, है ना, और लॉस, दोनों में से एक बात होगा, ग्रॉस लॉस। और इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है, इस ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस, ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक है। और इसको जो बनाने का जो ऑब्जेक्टिव्स है, ठीक है, इसको जो बनाएंगे, देखिए कि दिस अकाउंट is prepared for a अकाउंटिंग पीरियड। इससे क्वेश्चन पूछता है ये कब बनाया जाता है, अकाउंटिंग पीरियड के अंत में, अकाउंटिंग ACCOUNTING अकाउंटिंग पीरियड। देखिए अकाउंटिंग पीरियड, और ये अकाउंटिंग पीरियड जो तो वर्ष के अंत में होता है। अब हम आपको इससे क्वेश्चन दे सकते हैं, आपको इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आ सकता है कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाने से क्या मालूम होता है, प्रॉफिट लॉस बनाने से क्या मालूम होता है, बैलेंस शीट बनाने से क्या मालूम होता है ना। इस तरह का छोटा छोटा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ट्रेडिंग अकाउंट कौन सा अकाउंट है ना, तो आपसे पूछ सकता है। तो जैसे कि छोटा सा क्वेश्चन है, आपको मैं पूछ रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। लिख दीजिए छोटा सा क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव में, तो दोनों पढ़ा, थ्योरी भी समझा दे रहे हैं, आप उसको भी समझिए आप लोग, ठीक है। इसको मैं बता देता हूँ, ट्रेडिंग अकाउंट तो कल बता ही दिया था, प्रॉफिट लॉस भी कल बता दिया था। क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन यही है, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू, है ना।
क्वेश्चन लिखिए, ऑब्जेक्टिव लिखिए आपको, ठीक है। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, मिटा दे रहा हूँ। ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू, क्वेश्चन है आज का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट बराबर, ठीक है, अब यहाँ पर डैश 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 है, क्वेश्चन, ठीक है। अब इसका 4 ऑप्शन है, कोई एक ऑप्शन उसमें सही रहेगा। पहला रहेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ओपनिंग ऑप्शन। दूसरा है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, है सेल्स माइनस परचेज, है नेट प्रॉफिट माइनस कॉस्ट ऑफ, ये इसमें से कोई एक ऑप्शन सही है, तो आपको ढूंढ के बताना कौन सा होगा। ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट का डिफिनेशन लिखवाया था आपको, और डिफिनेशन से पता चल गया होगा कौन सही है ना। तो आपको यहाँ पर पता करके बताना कौन सही है। तो देखिए आपका यहाँ पर जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, है ना, तो सेल्स का अमाउंट ज्यादा हो जाता है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अमाउंट कम होता है, तो उसका जो अंतर निकलता है वो ग्रॉस प्रॉफिट होता है ना। ठीक है, सेल्स का अमाउंट ज्यादा हो जाए और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अमाउंट कम हो जाए, तो उसका जो अंतर निकलता है उसको कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। अभी आपको बताया था ग्रॉस प्रॉफिट का डिफिनेशन। ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, सेल प्रोसीड्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, है ना, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ये सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू, मैंने बताया थ्योरी में, सेल प्रोसीड्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, है ना, खाली सेल्स माइनस परचेज नहीं होगा, है ना। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये इसका सही ऑप्शन है। सेल्स से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड घटाएंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सब आ जाएगा, ओपनिंग स्टॉक भी आ जाएगा, सब आ जाएगा, परचेज आएगा और एक्सपेंसेस भी आ जाएगा, समझ गया ना। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सब आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है उसमें परचेज वगैरह सब आ जाएगा, है ना, सम ऑफ द एडजस्टेड प्राइस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। चलिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, लिख दिया है थ्योरी में, ये फॉर्मूला उसका सही है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का क्या फॉर्मूला है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो कैसे निकलता है, नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ये भी एग्जांपल आपको बाद में बता दिया जाएगा, आपको एग्जाम में जो लॉन्ग क्वेश्चन दे देगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का। तो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, सेल्स माइनस परचेज है या सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है ना। तो सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्रोसीड्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इस फॉर्मूला के अनुसार ये आपका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ। एक तो ये ऑब्जेक्टिव ये हो गया, आपका ऑब्जेक्टिव ये हो गया। एक चीज और मैं बताना चाह रहा था, और ग्रॉस लॉस का उल्टा फॉर्मूला है। ग्रॉस लॉस अगर दे देगा तो ग्रॉस लॉस अगर क्वेश्चन में देगा, मान लो क्वेश्चन में लिखा ग्रॉस प्रॉफिट इज ग्रॉस लॉस, और उसको याद रखोगे, ग्रॉस लॉस जब होगा ना तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अमाउंट ज्यादा होगा और सेल प्रॉफिट का अमाउंट कम होगा, तो ग्रॉस लॉस होगा, ठीक है। तो एक इसमें आपको मैंने ऑब्जेक्ट, अच्छा आपसे क्वेश्चन पूछ देगा ट्रेडिंग अकाउंट कौन अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, नन ऑफ दिस। बता देना ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो, है ना, क्या है, नॉमिनल अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट जो है एक नॉमिनल अकाउंट है,
और इसके डेबिट साइड में क्या क्या लिखे जाते हैं, आइए मैं फॉर्मेट बताता हूँ उसका, ठीक है, उससे मजा, उससे भी आप ऑब्जेक्टिव कर सकते हैं। अच्छा चलिए एक और ऑब्जेक्टिव कर लिया जाए इससे, है ना, कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्यों बनाते हैं। इसमें एक और ऑब्जेक्टिव मिल जाता है, छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव। एक तो करवा ही दिया आपको ऑब्जेक्टिव इसमें ट्रेडिंग अकाउंट्स रिलेटेड, है ना, और चूंकि इसका फॉर्मेट जब बन जाएगा तो और ज्यादा अच्छे से आप समझ जाइए, ठीक है ना। ओके, तो मैं सोचता हूँ कि आप एक फॉर्मूला एक एक ये भी थ्योरी लिख लीजिए, एक तो ऑब्जेक्टिव और लिख लीजिए मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, इसको लिख लीजिए। चलिए, ये थ्योरी है, ये एक ऑब्जेक्टिव है आज का, दूसरा नंबर ऑब्जेक्टिव है आज का, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इसका सबका फॉर्मेट लिख देंगे, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, ठीक है। ये है आपका ऑप्शन, सुनिए, ऑप्शन है ए में कि फॉर ascertainment of profit or loss, profit profit loss, तो ये हो गया। दूसरा है for 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 ascertainment SCERTAIN of production cost, और सी में है for showing sales of production cost, ई में कर दीजिए both B and C, इसमें से कोई एक ऑप्शन आपका सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसको भूलिए, आप समझिए। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जो बनाया जाता है उसका कंसेप्ट क्या है, उसको बनाने से क्या चीज की जानकारी होती है, ठीक है? मैं आपको थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के बारे में समझाना चाहता हूँ। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जो है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय ए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, it is prepared in addition to trading account, thus firm engaged in manufacturing business prepare manufacturing account, trading and profit loss account, balance sheet. The main object of preparing manufacturing account is to ascertain cost of production, है ना, cost of production, ठीक है। मेन ऑब्जेक्ट सुनिएगा, the main objects of preparing manufacturing account is to ascertain the cost of production of the goods produced or manufactured। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, the main objects of preparing manufacturing account, है ना, is to ascertain the cost of production। अब देखिए यहाँ ढूंढिए क्या है, पहला है कि प्रॉफिट लॉस एसेटमेंट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट, है ना, ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस्ड, ठीक है। और इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही नजर आ रहा है, फॉर एसेटमेंट ASCERTAIN, यहाँ छूट गया है, फॉर एसेटमेंट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट। यहाँ तो मैंने कह दिया कि मैन्युफैक्चर, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, थ्योरी लिख दे रहा हूँ, उसके आधार पर देखिएगा, हाँ, ठीक है। इसके आधार पर क्या होगा, इसका आंसर ऑब्जेक्टिव क्या होगा, इसका लिख दे रहे हैं आपको,
थ्योरी लिख दे रहे हैं 2 लाइन इस पर, उसके बाद आप टिक कर लीजिएगा। इसका थ्योरी लिख लीजिए, थोड़ा सा लाल पेन से मैं लिख दे रहा हूँ, ये लिखिए। The main object, the main object of preparing, main object of preparing, main object of preparing manufacturing account, manufacturing account, main objects of preparing, main objects of preparing manufacturing account लिख रहे हो ना, is to a certain is to a certain आई ना टी होगा यहाँ पर, मैं लिख रहा हूँ। देखिए इसी तरह से छोटा छोटा थ्योरी को जानना पड़ता है। द मेन ऑब्जेक्ट्स ऑफ प्रिपेयरिंग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इज टू ए सर्टेन, है ना, देखिए सर्टेन, ठीक है, सर्टेन, सर्टेन के बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, of the goods produced, of the goods produced। तो ये थ्योरी से आपका कौन इसका आंसर आएगा, जो मेन ऑब्जेक्ट क्या है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने का जो मेन मुख्य उद्देश्य है, जो गुड्स को तैयार किया गया है, जिस गुड्स का उत्पादन किया गया उसका लागत क्या है ना। तो मैं यहाँ पर अंडरलाइन कर दे, देखिए ये अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, ठीक है, आप यहाँ देखिए इसको अंडरलाइन कर दे रहे हैं, इसे यहाँ पर अकाउंट इज टू सर्टेन सर्टेन, देखिए यहाँ पर देखिए ये लाइन है ना, सर्टेन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन of the goods, of the goods, of the goods produced। ये इसका, तो इस थ्योरी से आपका जो ऑब्जेक्टिव तैयार हो रहा है वो है आपका ये, इसका आंसर ये होना चाहिए। देखिए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए, बी नंबर होगा, ठीक है। आपका बुक में गलत सलत भी दिया हुआ है, और ध्यान दीजिएगा, थ्योरी को बढ़िया से पढ़िए, है ना। और चलो बाबू, 2 थ्योरी हो गया आपका, इसमें दूसरा थ्योरी भी आज बता दी, इसको लिख लो, है ना, इसको लिख लो। और एक चीज और बताना चाह रहे हैं, चलो हम ग्रॉस क्वेश्चन में ऐसा दे देगा, एक ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट इज एसर्टेन्ड बाय प्रिपेयरिंग। ग्रॉस प्रॉफिट एक ऐसा ऑब्जेक्टिव, इसको मैं मिटा देता हूँ, ऐसा क्वेश्चन दे सकता है 3 नंबर ऑब्जेक्टिव, ग्रॉस प्रॉफिट is ascertained, 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 and the gross profit is ascertained by preparing ग्रॉस प्रॉफिट की जानकारी किससे होती है ना। तो आपका ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है कि, ऑप्शन नंबर ए में है ट्रायल बैलेंस, क्या है, ट्रायल बैलेंस, ऑप्शन नंबर ए में ट्रायल बैलेंस। ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, अभी आपको जो कैरेक्टरिस्टिक्स दिखवाया था उसी से दे रहे थ्योरी, है ना। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट। और डी नंबर में है कि, डी नंबर में है बैलेंस शीट, बैलेंस शीट। देखिए ग्रॉस प्रॉफिट की जानकारी कैसे होती है, तो ग्रॉस प्रॉफिट की जानकारी ट्रायल बैलेंस बनाने से नहीं होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने से नहीं होता है, बैलेंस शीट बनाने से नहीं होता है। चलिए एक बार मैं दोबारा समझाना चाहता हूँ, इसका जो सही आंसर होगा वो है ट्रेडिंग अकाउंट। ये नंबर, ये जो है ना, ये सही ऑप्शन है, ट्रेडिंग अकाउंट। तो आप ट्रेडिंग अकाउंट में टिक कीजिए, आप जो है ट्रेडिंग अकाउंट में टिक कीजिए, ट्रेडिंग अकाउंट जो है उसका राइट आंसर है ना।
ट्रेडिंग काउंट जो है उसका राइट आंसर, मैं यहाँ पर अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, अगर आपको कंफ्यूजन होगा तो यही उसका सही आंसर है। एक मिनट, इसका राइट आंसर है ट्रेडिंग काउंट। ट्रेडिंग अकाउंट बनाने से, ट्रेडिंग अकाउंट बनाने से ही मालूम होता है ग्रॉस प्रॉफिट। अगर क्वेश्चन में देगा ग्रॉस लॉस इज ए सर्टेन, इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर रहा हूँ, अगर वहां क्वेश्चन में लिख देगा ग्रॉस लॉस इज ए सर्टेन बाय प्रिपेयरिंग, तो उसका भी आंसर होगा ट्रेडिंग का। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, समझ में आ गया बात। अब सबको तो लिखना जरूरी नहीं है। और मैंने आपको बताया था कि अगर क्लोजिंग स्टॉक जो है, इसी और ध्यान रखोगे, एक इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, 2 नंबर में मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। और मैं क्वेश्चन है कि अगर क्लोजिंग स्टॉक, जान लो, क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस में दिया है, क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस में दिया है, क्लोजिंग स्टॉक जो है, क्लोजिंग स्टॉक इज appearing in the trial balance. Closing stock is appearing in the trial balance. Trial. Closing stock is appearing in the trial balance. It will be shown. It will be shown. ये कहाँ दिखाया जाएगा? अगर closing, it will be shown. ना, it will be shown. कहाँ दिखाया जाएगा? अगर क्लोजिंग स्टॉक जो है ट्रायल बैलेंस में अपीयर होता है, मैंने एडजस्टमेंट में नहीं होता, तो कहाँ दिखाया जाएगा? अब ऑप्शन सुनिए, आप ऑप्शन सुनिए। ट्रेडिंग काउंट एक ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तीसरा है इन बैलेंस शीट, आप बताइए। क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस में होगा तो उसका रिकॉर्ड, मैंने बताया था कि ट्रायल बैलेंस में जो भी आइटम्स अपीयर होते हैं उसका रिकॉर्ड एक ही बार में होगा, या तो ट्रेडिंग अकाउंट में लिखाएगा, या प्रॉफिट लॉस अकाउंट में लिखाएगा, या बैलेंस शीट में। इसका जो सही आंसर होगा वो कहाँ जाएगा? सिर्फ बैलेंस शीट में, याद रखिएगा, है ना। 33 जो है आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो बता रहा है, कहाँ अपीयर होगा? ओनली बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होगा, ठीक है, बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होगा। बैलेंस शीट में कर दीजिए, इसका आंसर कहाँ कीजिएगा? बैलेंस शीट में। चलिए, ये बैलेंस शीट में होगा, समझ में आया बात? अब देखिए मैं थोड़ा सा, हाँ, अब क्लोजिंग स्टॉक अगर एडजस्टमेंट में दिया हो या आउट ऑफ ट्रायल बैलेंस में दिया हो, तब उसका रिकॉर्ड 2 बार होगा, एक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड होगा और दूसरा बैलेंस शीट के एसेट साइड होगा। और केवल वो ट्रायल बैलेंस में अपीयर है तो उसका रिकॉर्ड 1 बार होगा। मैं थोड़ा सा एक फॉर्मेट बताना चाह रहा हूँ, मैं आपको फॉर्मेट बताना चाह रहा हूँ इसका, क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट का, उसको थोड़ा सा ध्यान से उतारिएगा, हाँ, है ना। अभी मैं आपको थोड़ा सा फॉर्मेट बताना चाह रहा हूँ। आप लोग पढ़े हैं लेकिन कुछ थोड़ा डिटेल से पढ़ लीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। थोड़ा सा डिटेल होगा, ज्यादा डिटेल नहीं करेंगे। बैलेंस शीट का फॉर्मेट जानना जरूरी है आपको, बैलेंस शीट में फिर जर्नल एंट्री जानना जरूरी है, लेकिन बहुत एग्जाम बहुत नजदीक है, मैं ज्यादा आप तक तो नहीं पढ़ा पाऊंगा, एग्जाम बहुत नजदीक है आपका, एकदम जल्दी एग्जाम है आप लोग का। कैसे एग्जाम दीजिएगा, जितना हो सकेगा तो मैं हेल्प कर दे रहा हूँ, है ना। एग्जाम बहुत नजदीक है। 12th में आप लोग खूब पढ़ाएंगे, हाँ, 12th में मेरा क्लास नहीं छोड़िएगा, लाइव क्लासेस दूंगा, 12th में लाइव क्लासेस दूंगा आपका। इस बार उतना नहीं पढ़ा पाया आप लोगों को, क्योंकि हम लोग रमजान भी चल रहा है, गर्मी हो रही है,
ट्रेडिंग इसका फॉर्मेट लिखिए, मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, आप लोग स्टूडेंट्स इसका फॉर्मेट उतारिए, चलिए उतारिए फॉर्मेट। तो लिखिए, मैं लिख दे रहा हूँ फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, इसको मैं ऐसे बना रहा हूँ, बहुत अच्छा फॉर्मेट है। उतारिए, और ये लाइन लिखिए जरा, आप लोग स्केल से लाइन खींचिएगा। ठीक है, आप लोग स्केल से लाइन खींचिएगा। आप लोग स्केल से लाइन खींचिए। थोड़ा बड़ा टेढ़ा हो गया मेरा लाइन खींचने में, बट डोंट वरी। आप जो है ना लाइन जो खींचिएगा वो स्केल से खींचिएगा, ऐसे जैसे आपका लाइनिंग एकदम सीधा होना चाहिए, मेरे ऐसा नहीं, देखिए ऐसा। ठीक है, आप भी यहाँ लाइन खींचिए ऐसे। ठीक है, चलिए, और यहाँ एक अमाउंट निकालो। अब मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में क्या लिखा था, इससे ऑब्जेक्टिव आपको दे सकता है। इस कॉन्सेप्ट को समझना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। चलिए, इसका ऑब्जेक्टिव को मैं समझा रहा हूँ। तो ऑब्जेक्टिव को समझा रहा हूँ, आप ध्यान सुनिएगा। ठीक है, देखिए ऑब्जेक्टिव। तो सब क्लास में है। ठीक है, देखिए देखिए, और मैं लिखिए फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग का। बहुत फोन भी आते रहते स्टूडेंट लोग का। देखिए ऊपर में लिखिए आप फॉर्मेट, फॉर्मेट फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, और लिख दीजिए ट्रेडिंग अकाउंट, थोड़ा सा बीच में लाइए, TRADING, ट्रेडिंग। कैलकुलेटर में भी लिख सकते हैं, और कब से कब बना रहे हैं, फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंडिंग आपका क्वेश्चन में दिया रहेगा, उसी डेट को लिखिएगा, है ना, एंडिंग, फॉर द ईयर एंडिंग। चलिए, यहाँ पर लिखिए डेबिट, डेबिट, और यहाँ लिखिए क्रेडिट, क्रेडिट, और यहाँ लिखिए पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर। देखिए कोई मिस्टेक हो जाएगा हमसे तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, हाँ, ताकि मैं उसको दोबारा रेक्टिफाई करके आपको समझा सकूं। ठीक है, अमाउंट, अमाउंट, अमाउंट लिखिए, और यहाँ लिखिए पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स, यहाँ लिखिए अमाउंट। चलिए, अब आराम से आप यहाँ पर, और यहाँ रुपीज हो गया, रुपीज का सिंबल मेरे में नहीं है, मैं ऐसे रुपीज दिख रहा हूँ, लेकिन रुपीज का जो आपके पास नया टेक्निक, सबसे पहले आप यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा कि ट्रेडिंग अकाउंट के जो डेबिट साइड में जो आइटम्स लिखते हैं ना, उस आइटम लिखते हैं, गारंटी क्या बनता है उसको भी जानना जरूरी है। तो उसी को मैं लिख दे रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ लिखिए टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग, पहला टू ओपनिंग स्टॉक,
और नीचे लिखिए टू परचेजेस, परचेजेस, ठीक है। परचेज यहाँ लिखिए, यहाँ से ऐसे ऐसे कर दीजिए और उसमें परचेज से माइनस कर दीजिए, लेस कीजिए, लेस परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न, परचेज से क्या माइनस करते हैं, परचेज रिटर्न, है ना। परचेज से क्या माइनस करते हैं, जल्दी बोलो, परचेज रिटर्न, याद रहेगा ना। परचेज रिटर्न का दूसरा नाम है रिटर्न, बोलिए क्या है परचेज अकाउंट का दूसरा से क्या नाम है, रिटर्न आउटवर्ड। और ये ट्रायल बैलेंस, परचेज ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड दिया हो रहा था, समझा ना। तो ये हो गया आपका। अब नेक्स्ट लिखिए टू वेजेस, वेजेस, ठीक है। वेजेस यानी कि देखिए एक कॉन्सेप्ट सिखाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, एकदम याद है कि बेसिक बात, ओपनिंग स्टॉक एक, परचेज लेस रिटर्न दो, और तीसरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्या कहेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस, वैसे एक्सपेंसेस को लिखते हैं जिसका संबंध उत्पादन से हो, है ना। उत्पादन करते समय जो भी खर्चा होता है उसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड लिखते हैं। अगर खाली वेजेस है और अगर वेजेस एंड सैलरी तो भी वो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा, है ना। वेजेस का नेचर क्या, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस का है। वेजेस डेली दिया जाता है, वेजेस मजदूर को दिया जाता है, वस्तु को उत्पादन करते समय जो फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर होते हैं उनको वेजेस दिया जाता है। तो उसका नेचर है डायरेक्ट। तो वेजेस एंड सैलरी क्वेश्चन में दे देगा तो भी ट्रेडिंग अकाउंट का ही आइटम है ना। मैं लिख भी दे रहा हूँ, आप कंफ्यूज हो जाओगे। अगर क्वेश्चन में ऐसा दे देगा वेजेस एंड सैलरी, कहाँ लिखोगे इसको, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐसा अगर दे दे आपको तो आप यही लिखिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस हो गया, ठीक है। टू कैरेज, कैरेज इनवर्ड, और कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड, या खाली कैरेज ही रहेगा, या कैरेज ऑन परचेज, है ना। कैरेज इनवर्ड और ऐसा दे देगा टू कैरेज परचेज, और मैं डाल दो, एक ही मीनिंग है ना, टू कैरेज और कैरेज इनवर्ड और कैरेज परचेज एक ही बात है, ठीक है। टू गैस एंड फ्यूल, गैस एंड फ्यूल, ठीक है। टू फ्रेट, FREIGST, फ्रेट, है ना। ऑक्ट्राई, फ्रेट, कॉमा ऑक्ट्राई, OCTROI, ऑक्ट्राई, है ना। एंड कार्टेज, एंड कार्टेज, कार्टेज नीचे लाते हैं, एंड कार्टेज, ठीक है। और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस और प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस, प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस। अब यहाँ लिखिए टू फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, टू डॉग चार्जेस, डॉग चार्जेस, ठीक है, डॉग चार्जेस। तो डॉग चार्जेस हो गया, और लिखते जाइए, थोड़ा सा बाद में मिटा देता टू डॉग चार्जेस। अब ऐसे इंपोर्ट ड्यूटी, डॉग चार्जेस एंड क्लियरिंग चार्जेस, डॉग चार्जेस है ना, एंड क्लियरिंग चार्जेस, जगह नहीं है, मिटाना पड़ेगा स्टूडेंट। एंड क्लियरिंग चार्जेस, नोट कर लो, क्लियरिंग चार्जेस, ठीक है ना। ये जितने भी आइटम्स है वो यहाँ आएंगे, डेबिट साइड में आएगा,
और क्या आएगा डेबिट साइड में, कौन कौन सा आएगा, तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ डेबिट साइड में और आने वाला आइटम कौन है, डेबिट साइड में आने वाले और आइटम है। जैसे क्वेश्चन में दे देगा कि टू रॉयल्टी, रॉयल्टी को कहाँ लिखोगे, रॉयल्टी भी जो है वो ट्रेडिंग का ही आइटम है, रॉयल्टी भी ट्रेडिंग का ही आइटम है। अगर क्वेश्चन में दे देगा कि फैक्ट्री लाइटिंग, तो ये भी ट्रेडिंग का ही आइटम है, फैक्ट्री है ना, फैक्ट्री लाइटिंग क्या लिखोगे, टू फैक्ट्री लाइटिंग, टू फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री लाइटिंग है ना, ये भी ट्रेडिंग का ही आइटम है। अगर तुमको लिख देगा नहीं फैक्ट्री रेंट, अगर क्वेश्चन लिख देगा टू फैक्ट्री रेंट, वो भी इसी का आइटम है। तो ये जो भी मैंने बताया फैक्ट्री रेंट है ना, ये सब किसका आइटम है, ट्रेडिंग का आइटम है, ये ट्रेडिंग का आइटम है। तो देखो यहाँ पर मैं इसको इधर कर देगा, फैक्ट्री हो गया। अभी देखिए यहाँ पर ये सब ट्रेडिंग का आइटम है। एक चीज और ध्यान रखोगे तुम लोग कि ये जो परचेज रिटर्न जो है ना, परचेज रिटर्न का दूसरा नाम है, परचेज रिटर्न का दूसरा नाम है ना, रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न रिटर्न आउटवर्ड। एक चीज ध्यान दोगे, इससे क्वेश्चन पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव, और इसका जो रहता है ये क्रेडिट बैलेंस होता है, याद रखिए क्रेडिट बैलेंस होता है, और ये ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड दिया रहता है, ठीक है ना। और एक होता है सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम है रिटर्न इनवर्ड, है ना, याद रखोगे रिटर्न इनवर्ड। और ये जो है रिटर्न इनवर्ड जो है वो ट्रायल बैलेंस के, ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड दिया रहता है, डेबिट साइड दिया रहता है, इसे डेबिट बैलेंस होता है, याद रखोगे, है ना। अब जैसे कि क्वेश्चन दे दिया कैरेज ऑन परचेज, कैरेज ऑन परचेज कहाँ लिखाएगा, क्वेश्चन में अगर दे देगा कि कैरेज ऑन परचेज है ना, तो कैरेज ऑन परचेज जो है ना, कैरेज ऑन परचेज, कैरेज ऑन परचेज जो है वो ट्रेडिंग का ही आइटम है, आइटम है ट्रेडिंग अकाउंट का आइटम, ट्रेडिंग अकाउंट का आइटम, ट्रेडिंग अकाउंट के, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड लिखाएगा, डेबिट साइड लिखाएगा, समझा। कैरेज परचेज हुआ, कैरेज इनवर्ड हुआ, ओनली कैरेज हुआ, ये सब ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में होगा। आप देखो मैं थोड़ा सा इतना लिख दिया, तुम लोग उतारा ना। अब देखो यहाँ पर अमाउंट का बैठा दो, जैसे ओपनिंग स्टॉक है, यहाँ पर ऐसे बैठा दो, ठीक है। फिर परचेज से, परचेज इसमें से देखो, इसमें से ऐसा करो तुम लोग, ये जो है ना, ये परचेज, परचेज से परचेज घटा के जो अमाउंट आएगा उसको तुम लिखोगे, यहाँ लिखोगे, है ना। परचेज से माइनस कर दो परचेज रिटर्न, और जो अमाउंट आएगा ना डेबिट साइड आएगा। यहाँ वेजेस का अमाउंट से, ठीक है, यहाँ सैलरी का लिख दो, फिर यहाँ पर इस तरह से भर दो, जो जो अमाउंट आएगा उसको लिखते जाना। ये तो मैंने एक तो बात बताया, सीधे यही रखोगे, याद रखोगे कि ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक, परचेज रजिस्ट्रेशन के अलावा प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस दिखाता है, डायरेक्ट नेचर का एक्सपेंडिचर दिखाता है, जिसका संबंध उत्पादन से होता है, वस्तु को बनाने से होता है। समझ में आया बात। चलो अब मैं मिटाना चाहता हूँ ताकि, और इधर मैं भी और कुछ भरूंगा। यहाँ पर इधर क्या लिखते हैं, तो बाई सेल्स, क्या लिखते हैं, बाई सेल्स। तो सेल्स जो है वो यहाँ आएगा सेल्स, और इसमें से सेल्स से क्या माइनस करते हैं, सेल्स से माइनस करते हैं सेल्स रिटर्न, SLES, सेल्स रिटर्न, याद रखिएगा। सेल्स से क्या माइनस होता है, सेल्स रिटर्न, सेल्स से माइनस होता है सेल्स रिटर्न, है ना। सेल्स से क्या माइनस होता है, सेल्स रिटर्न। और सेल्स का दूसरा नाम तो आप जानते ही हैं, क्या है दूसरा नाम, रिटर्न इनवर्ड, अभी बताया था ना, लिख दिए हैं। और इसका जो अमाउंट आएगा, है ना, इसका जो अमाउंट आएगा वो क्या होगा, बोलिए, इसका जो अमाउंट आएगा वो हो जाएगा, हेलो स्टूडेंट्स, हाँ ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ पर लिख दीजिए आप, ठीक है। अब आइए इसके अलावा क्या आता है, ग्रॉस क्लोजिंग स्टॉक आएगा। देखिए बहुत कुछ बताना है लेकिन टाइम बहुत कम है, इसीलिए बहुत शॉर्ट में बताना पड़ रहा है।
ना, अगर टाइम रहता तो ज्यादा मैं डिटेल से बता सकता था, बट अभी टाइम का कम है, बहुत कम है टाइम, और भी आपका चैप्टर को कवर करना है, तो थोड़ा सा शॉर्ट करके बनाए, बाई क्लोजिंग स्टॉक, है ना, बाई क्लोजिंग स्टॉक। एक ये लिखा था क्लोजिंग स्टॉक के अमाउंटिंग तो, और एक चीज याद रखोगे, इसका नोट बताते, क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है तब तो यहाँ रिकॉर्ड नहीं होगा क्लोजिंग स्टॉक का, वो सिर्फ बैलेंस शीट में जाएगा, एसेट साइड जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड जाएगा। हाँ, क्लोजिंग स्टॉक अगर एडजस्टमेंट में दिया है तो इसका रिकॉर्ड होगा यहाँ पर, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपका ग्रॉस लॉस दिखाएगा, ग्रॉस लॉस, ग्रॉस लॉस यहाँ दिखाएगा। तो ग्रॉस लॉस जो होता है उसको हम लोग, है ना, ट्रांसफर कर देते हैं। ग्रॉस लॉस को कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाता है ना, इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है, ट्रांसफर टू प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, है ना, याद रखिएगा, ग्रॉस लॉस को ट्रांसफर कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। डेबिट साइड में अगर ग्रॉस प्रॉफिट आएगा तो ग्रॉस प्रॉफिट के अमाउंट को कहाँ लिखेंगे, तो थोड़ा सा मैं मिटा के यहाँ पर थोड़ा सा, अच्छा 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 ऐसे हो गया तो पूरा ही मिल गया। एक चीज बताना चाह रहे थे, इसको ऐसा कर देना, इस लाइन को यहाँ हटा देना, ठीक है, और इसको भी हटा देना, ठीक है। ये यहाँ पर मैं जगह थोड़ा सा यहाँ पर आ जाएगा ग्रॉस लॉस टू ग्रॉस लॉस, ग्रॉस लॉस, ये ग्रॉस सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ है स्टूडेंट, तो आपको समझ में आया। ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो CD, CD लिख दीजिए, CD मतलब कैरेट ऑन, है ना, यहाँ भी CD लिख देते हैं शॉर्ट में। तो अब ग्रॉस ये आपका आ गया ग्रॉस प्रॉफिट, तो यहाँ जगह नहीं है, आप तो समझ गए होंगे फॉर्मेट है, तो ग्रॉस या तो ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा या ग्रॉस लॉस निकलेगा। और ये जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है, ये भी, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट मैंने लिखा, ये ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो ट्रांसफर कर दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ट्रांसफर टू, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है ना। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये बैलेंसिंग फिगर है ना, ग्रॉस लॉस जो है एक बैलेंसिंग फिगर है, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। तो आपने क्या देखा इस फॉर्मेट से कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाने से, है ना, किस बात की जानकारी होती है, या तो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, है ना। अब कैसे आपका ये ग्रॉस प्रॉफिट होगा, जब ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड का जोड़, है ना, ज्यादा होता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड की जोड़ की तुलना में, तो जो डिफरेंस निकलता है वो क्या कहलाता है, ग्रॉस, क्या कहलाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट, समझे। इसको मैं आपको एक सिंबल से भी समझाना चाहता हूँ, तो आप देख लीजिए अगर इस तरह से, और ग्रॉस प्रॉफिट इसका जर्नल एंट्री है, ठीक है, इसका जर्नल एंट्री भी है। चलिए मैं इसको देखता हूँ, लिख देता हूँ, इसको उतारे आप लोग, कैसे कैसे आएगा। मैंने थ्योरी में तो लिख ही दिया था कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला मैंने लिखा था, सेल प्रॉफिट्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, है ना, ये फॉर्मूला है। तो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, इसको थोड़ा सा मैं मिटा के यहाँ पर ऐसे समझ सकते हो, मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, इसको ध्यान दो, चलो इसको मिटा दे रहा हूँ। यहाँ पर एक चीज लिख देते हैं कि इसको देखो, इसको लिख देते हैं, इसको समझो, ठीक है, इसको मैं लिख दे रहा हूँ दूसरे तरह से, टोटल एक नंबर है, बस टाइम तो लग रहा है लेकिन सही से ऑब्जेक्टिव जानते हैं, ऑब्जेक्टिव आप लोग कब समझ में आएगा, जब थ्योरी अच्छे से पढ़े हैं। जैसे टोटल ऑफ, ऐसा लिख दीजिए, टोटल ऑफ क्रेडिट साइड, क्रेडिट कॉलम ग्रेटर देन होता है ना, ये ग्रेटर देन होता है टोटल ऑफ डेबिट कॉलम, डेबिट कॉलम, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। टोटल ऑफ क्रेडिट कॉलम ग्रेटर देन होता है टोटल ऑफ डेबिट कॉलम के तुलना में, तो जो डिफरेंस निकलता है तो
क्या कहलाता है? ग्रॉस प्रॉफिट। क्या कहलाता है? ग्रॉस प्रॉफिट, है कि नहीं? ग्रॉस प्रॉफिट कहलाता है, ठीक है। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, और ऐसे भी कह सकते हैं, और इसको ऐसे रिप्रेजेंट कीजिए कि टोटल ऑफ क्रेडिट साइड, टोटल टोटल ऑफ क्रेडिट क्रेडिट साइड माइनस टोटल ऑफ डेबिट साइड इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट, इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। ये हो गया। इसका उल्टा है ग्रॉस लॉस, इसका अपोजिट है ग्रॉस लॉस। इसका नंबर 2 में इसको मैं दूसरा पेज दिखा दे रहा हूँ। ग्रॉस लॉस का डेफिनेशन दूसरा देखिए। ग्रॉस लॉस को समझिए ऐसे, डेबिट साइड का जोड़ ज्यादा होगा, टोटल ऑफ डेबिट साइड, डेबिट साइड ज्यादा है, ग्रेटर है टोटल ऑफ डेबिट कॉलम, टोटल ऑफ डेबिट साइड माइनस, ऐसे भी समझिए टोटल ऑफ, आपको जोड़ के देखना होगा कौन ज्यादा है और कौन कम है। ग्रॉस लॉस, ग्रॉस लॉस, या ऐसे आप समझ सकते हैं, और सब कर सकते हैं टोटल ऑफ डेबिट कॉलम, टोटल ऑफ डेबिट कॉलम ग्रेटर देन है टोटल ऑफ ये जो डिफरेंस निकलेगा वो क्या कहलाएगा? ग्रॉस लॉस, ठीक है ना? क्या कहलाएगा? ग्रॉस लॉस। चलिए अब आपको इससे ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा बता देते हैं, ऑब्जेक्टिव को जानना जरूरी है। ऑब्जेक्टिव बताते हैं, अब ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना? तो थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव लिखना जरूरी है। मैं फॉर्मेट को लिख लिया आप लोग, मैं फॉर्मेट को मिटा दे रहा हूँ, ठीक है? फॉर्मेट को मिटा दे रहा हूँ, थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव लिख लीजिए, कुछ ऑब्जेक्टिव कर लीजिए। फॉर्मेट लिख दिए, फॉर्मेट से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव है। थ्योरी समझ जाइएगा ना तो ऑब्जेक्टिव करने में कोई दिक्कत नहीं, और थ्योरी नहीं समझिएगा तो रटने से कुछ नहीं होगा, आपको समझना ज्यादा जरूरी है, ठीक है स्टूडेंट? ठीक है, अब आपको मैं ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? ठीक, देखिए एक दो ऑब्जेक्टिव कर लीजिए, फिर क्लास खत्म कर देंगे, फिर कल समझाएंगे इसी को, ठीक है? अभी तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन बताना संभव नहीं है, अभी खाली ऑब्जेक्टिव ही कीजिए। तो देखिएगा, अगर क्वेश्चन में ऐसा लिख दिया कि वेजेस एंड सैलरी, मान लो कि यहाँ क्वेश्चन है 5 नंबर, मान लो क्वेश्चन है वेजेस एंड सैलरी, वेजेस एंड सैलरी ऐसा दिया हुआ है, वेजेस एंड सैलरी इज डेबिटेड, इज डेबिटेड, वेजेस सैलरी इज डेबिटेड टू, ऐसे क्वेश्चन है। अब आप उसको ऑप्शन है, एक कहाँ लिखाएगा, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट पहला तो ये है, दूसरा है बी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आपको फॉर्मेट के तो उसी से क्वेश्चन है। उसके बाद है बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के बाद है नन ऑफ दिस,
ऑफ दिस। तो इसका सही जो आंसर होगा है ना, वेजेस सैलरी दिया है तो कहाँ इसका रिकॉर्ड होगा? इसका रिकॉर्ड ट्रेडिंग अकाउंट में होगा, है ना। कहाँ रिकॉर्ड होगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। याद रखिए ट्रेडिंग अकाउंट में इसका रिकॉर्ड होगा, है ना। अच्छा, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि रजिस्टर्ड परचेज क्या है। बहुत तरह के इसमें क्वेश्चन की बैलेंस शीट क्यों बनाया जाता है। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि इसको बनाने का कोई खास उद्देश्य आपसे पूछ सकता है कि बैलेंस शीट क्यों बनाया जाता है, प्रॉफिट लॉस क्यों बनाया जाता है ना। तो चलिए एक ऑब्जेक्टिव और लिख लीजिए, और आज एक ऑब्जेक्टिव आप लिख लीजिए छोटा सा है कि बैलेंस शीट क्यों बनाया जाता है, बैलेंस शीट बनाने से क्या मालूम होता है ना। इसी चैप्टर में आपका ऑब्जेक्टिव है कि बैलेंस शीट बनाने से क्या मालूम होता है। लिखिए आप इसको, थ्योरी को लिखिए, बैलेंस शीट बनाने से क्या मालूम होता है। जैसे गुडविल किस तरह के एसेट्स है, ठीक है। चलिए इसमें मैं आपको बताता हूँ बैलेंस शीट क्या बताता है। इसे क्वेश्चन मान लीजिए, जिसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। बैलेंस शीट बनाने से किस बात की जानकारी, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट बनाने से तो मालूम हो गया कि ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस बनाने से भी आपको मालूम हो गया नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस। अगर बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट बनाने से किस बात की जानकारी होगी, तो उसको लिखिए बैलेंस शीट, बैलेंस शीट बनाने से किस बात की जानकारी होगी, सोर्स, व्हाट सोर्स, है ना। जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन में है कि प्रॉफिट, प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट और लॉस। दूसरा बी नंबर फिनेंशियल, फिनेंशियल पोजीशन, और सी में है एरर्स ऑफ अकाउंट, एरर्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। डी में है टोटल डेटर्स, टोटल डेटर्स। इसका जो सही आंसर होगा बैलेंस शीट बनाने से फिनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस इंटरप्राइज का जानकारी होता है, व्यवसाय की स्थिति को जानकारी होता है ना। वित्तीय स्थिति की जानकारी होती है, व्यवसाय की, बिजनेस की फिनेंशियल पोजीशन, वित्तीय स्थिति, इसका फिनेंशियल पोजीशन इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए आपका एक आपको समझ में आ गया कि बैलेंस शीट बनाने से किस बात की जानकारी होती है ना। अगर क्वेश्चन बोल देगा कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी दे सकता है। मैं मिटा दे रहा हूँ उसको, 7 नंबर एक लिख लीजिए, 7 नंबर लिखिए क्वेश्चन में, 7 नंबर लिखिए कि बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड, ऐसा ऑब्जेक्टिव है, बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड। बस ये लास्ट करूंगा, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में आपको फिर इसी चैप्टर का बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड। अब यहाँ से ऑप्शन है, आपका जो ऑप्शन है तो है आपका फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड, फॉर ए स्पेसिफिक, स्पेसिफिक पीरियड, ये एक हो गया। दूसरा हो गया कि ऑन ए पर्टिकुलर डेट, ऑन ए पर्टिकुलर, पर्टिकुलर डेट, ये है, फॉर द होल ईयर, फॉर द होल ईयर, होल ईयर, ये हो गया सवाल। और एक हो गया आपका ऑफ दिस, ऑफ दिस, कौन सा सही आंसर होगा आपको ढूंढना है ना। बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड, एक पर्टिकुलर डेट को बनाया जाता है ना। बैलेंस शीट जो बनाया जाता है एक पर्टिकुलर डेट को बनाया, याद रखिएगा बैलेंस शीट इज स्पेसिफिक पीरियड नहीं, पर्टिकुलर डेट को, है ना, याद रखिए। बैलेंस शीट
जो बनाया जाता है एक पर्टिकुलर डेट को, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा, कौन होगा, ये 7 नंबर। ठीक है, चलिए मैं अभी यही क्लोज कर रहा हूँ, है ना। बाद में फिर नेक्स्ट क्लास में आपको और सा ऑब्जेक्टिव थ्योरी के साथ पढ़ाऊंगा, और जो भी थोड़ा मोड़ा समझे आप लोग उसको उतार दीजिए और बाद में पढ़ाऊंगा। ठीक है, थैंक यू। मैं क्लास क्लोज कर रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आपको और ऑब्जेक्टिव मिलेगा। ओके।